हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो भी हमारा एक जनरल स्टडीज़ से संबंधित है। और इसमें हम 50 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चंस को इसमें देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस होंगे जो MCQ टाइप में होंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को पूरा देखिए और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ ये बताइए कि ये जो सीरीज़ है इसे हम कंटिन्यू करें या फिर बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइबर्स नहीं मिलता है या फिर आपका व्यूज़ नहीं मिलता है तो हमें डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपका एक व्यूज़ भी बढ़ता है तो हम मोटिवेशन होते हैं, ताकि हम आपकी वीडियो को, आपकी इसी तरह की वीडियो को हम समय से और जल्दी हम आपको ये अपलोड कर दें। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेहों, विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? ठीक है, दिल्ली के उच्च न्यायालय को है, राज्यसभा के सभापति को है, लोकपाल को है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ही इसका संज्ञान लेगा कि अगर किसी राष्ट्रपति का यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, अगर उसमें किसी तरह कोई विवाद होता है तो उस पर जो अंतिम निर्णय लेगा वो हाई कोर्ट ही लेगा। ठीक है, हाई कोर्ट लेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना हो, अगर उनका मन हुआ कि मुझे त्याग पत्र देना, तो वो किसको जाकर के अपना इस्तीफा देंगे, त्याग पत्र देंगे? तो ये जाएंगे सबसे पहले उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसको संबोधित करेंगे किसको? लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, महोदय हैं, इनको जाकर के वो ये देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, तो फ्री इंडिया में जब महाभियोग आया था तो वो पहले न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस महाजन थे, जस्टिस रामास्वामी थे, या जस्टिस सुब्बाराव थे, या जस्टिस वीर स्वामी थे? ठीक है, देखिए ये जो महाभियोग आया था वो आया था 1991 में। ठीक है, 1991 में एक महाभियोग आया था, पेश किया गया, और ये किया गया था वी रामास्वामी के खिलाफ। ठीक है, वी रामास्वामी। ठीक है, वी रामास्वामी के। तो वी रामास्वामी जो हैं वो जस्टिस, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। जस्टिस रामास्वामी है, ये वीर स्वामी लिखा है तो यहाँ नहीं जाएंगे हम। ठीक है, कभी यहाँ जाए तो यहाँ नहीं जाना है हमको, तो हमें जाना है जस्टिस रामास्वामी। वीर स्वामी लिखा हुआ है, यह है रामास्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर अगर हम वी कर लें, चलिए वी कर लें तो ऑप्शन हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 32 से है, या अनुच्छेद 48 से 39 से, या फिर 43A? ठीक है, देखिए ये जो आर्टिकल्स है ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1976 में। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन है, क्या इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। तो इसी संविधान में ये आर्टिकल ऐड किया गया था 93A। ठीक है, और हिंदी में अगर हम देखें तो 39 के हम इसको बोलते हैं। तो ये आर्टिकल्स इसमें जोड़ा गया था कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय होगा और मुफ्त कानूनी सहायता भी उनको, अगर वो कोई व्यक्ति है वो अपना वकील नहीं कर सकता तो सरकार उसको अपनी तरफ से एक वकील देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 39 जो है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय पर
तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाले थे कौन से गवर्नर जनरल थे? मेयो थे, कॉर्नवालिस थे, एटली थे या फिर लॉर्ड कर्जन थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था देखिए 1816 में हुआ था। और इस समय जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में हुआ था और वॉरेन हेस्टिंग इस समय पर थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का कैप्टन स्लीमन के समय पर हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ठीक है, 1891 में। ठीक है, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पर एक नाम भी आता है राजा राम मोहन राय का भी, उनका नाम भी इसमें लिया जाता है। उनके प्रयासों के कारण ही ठीक है ये संभव हुआ था। और ये उस समय पर जो किया गया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था ये आया था 1856 में। ठीक है, 1856 में आया था। और किसने के का शासन में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर होगा। ठीक है, डलहौजी के समय पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम डाक व्यवस्था को देखें। ठीक है, डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। रेलगाड़ी, ठीक है, जो सबसे पहले ट्रेन चली थी 1853 में, 1853 में, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय पर चली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। देखिए इसमें हमने सभी मिक्सअप किया है, सभी क्वेश्चन सभी सेक्शंस के जो क्वेश्चन है उनको इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो ये मरुस्थल है थार का मरुस्थल। कहाँ पर है ये? हमारे देश यानी कि भारत में है ये, और ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान अवस्थित है कहाँ पर है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है, जो डेजर्ट्स है, ये डेजर्ट्स चाइना में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। दस्त ए लुट अवस्थित है, तो ये भी क्या है? एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है, और ये है आपका ईरान में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, ईरान में। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया ये कहाँ पर स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, हिंद महासागर। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? देखिए जापान के जो द्वीप है 4 द्वीप हैं। ठीक है, तो जापान की वन एक इस तरह से है, एक यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, 4 द्वीप है। ठीक है, और ये हैं यहाँ पर, ये होक्काइडो है, ये होन्शु है, ये शिकोकू है, ये क्यूशु है। ठीक, तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो है होन्शु द्वीप। ठीक है, होन्शु द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ही सही आंसर होगा। होक्काइडो सबसे उत्तर में है। अगर हम इसको क्रम में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, तो होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ज़्यादा हो गया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या फिर जाम्बेजी? तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं किसके लिए? हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, या फिर भूमध्य महासागर से काला सागर तक। ठीक है, तो देखिए अगर मलक्का जल संधि की बात करें तो एक द्वीप यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, और ये है आपका कौन सा? ये सुमात्रा है।
इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। और यहाँ पर हम एक पार्ट देखते हैं इस तरह से, और किस तरह से यहाँ देखते हैं, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट ये है आपका मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ है हमारा हिंद महासागर है, और जो जल संयोजक है ये किसको जोड़ती है, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर है चीन सागर, ठीक। तो ये किसके आने जाने की सुविधा है, तो ये है हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है, हिंद महासागर से चीन सागर तक, ठीक है। यहाँ से निकल के ऐसे हम चीन सागर तक पहुँचा जा सकता है ऐसे, ठीक, ये ऐसे यहाँ से है कि और ये चीन सागर तक हम पहुँच सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक हम इसमें पहुँच सकते हैं। अगर किस किस को अलग करता है तो सुमात्रा और मलेशिया, सुमात्रा द्वीप एक इंडोनेशिया का द्वीप है, अगर इंडोनेशिया भी ऑप्शंस में हो तो भी हमारा सही है, और यहाँ पर है ये मलेशिया, ठीक, मलेशिया है। और इसी के नीचे यहाँ पर आप देखते हैं तो ये बोर्नियो द्वीप है, यहाँ पर ये बोर्नियो है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ कराया था, ठीक है, नौरोज का आरंभ कराया था, तो ये कराने वाला था बलबन, ठीक है। रक्त और लोह की नीति भी इसी ने अपनाई थी, रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। सिजदा पाबोस, सिजदा और पाबोश ये भी इसी ने प्रारंभ किए थे, ठीक है। और क्या करता था ये, अपने आप को क्या मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये सही होगा। इल्तुतमिश क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहते हैं इसे, ठीक है। कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय इसी को जाता है, ठीक है। और एकता प्रणाली, एकता प्रणाली भी इसी ने प्रारंभ की थी। फिरोज तुगलक को हम जानते हैं नहरों के लिए, जानते हैं इसको हम ज़्यादातर जानते हैं नहरों का निर्माण, यानी कि नहरों का सबसे अधिक जो निर्माण जालसा बिछाया था वो फिरोज तुगलक ने किया था। और दारुल सफ़ा इस तरह से इसने हॉस्पिटल्स बनवाए थे। और बंदगान एक डिपार्टमेंट बनाया था इसने अपने, क्योंकि ये क्या था, बहुत ज़्यादा बंदी बनाने का बहुत ज़्यादा इसका शौक़ था। तो और फिर इतने ज़्यादा इसके इसमें बंदी हो गए थे कि इसको उनके लिए एक ही डिपार्टमेंट को अलग एस्टेब्लिश करना पड़ा, और जिसे दीवान ए बंदगान कहा गया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भी हम इसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हम इसे जानते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इनको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो बर्नी ने ये जो कथन क्या है ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये कराने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी साहब हैं, ये कराने वाले हैं। इल्तुतमिश के बारे में बनाया मोहम्मद बिन तुगलक MBT, ठीक है। और शेरशाह सूरी हम जानते हैं GT रोड के लिए, ठीक है। सासाराम बिहार में इनका क्या है, मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के होने के साथ साथ में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और ये है नील नदी, ठीक है, नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। और गिरती है ये कहाँ पर, भूमध्य सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये सबसे लंबी नदी कौन सी है, रेलिंग है, मिचेल है, मार्चिसन है, या फिर मरे है, ठीक है। और ये है मरे, ठीक है। एक नदी है जिसे हम एक मरे है और एक डार्लिंग, ठीक है, मरले डार्लिंग नदी, दोनों ये नदियाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो ये पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर बात कर लें इस तरह से महाद्वीप है। चलिए आगे बताएंगे इस बारे में, कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का। चलिए, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अभी आ गया, तो अभी बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सवाना नामक घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? सवाना घास के जो मैदान हैं ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा। डाउन्स नामक घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो डाउन्स नाम के पाए जाते हैं कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड नामक घास का मैदान किस देश में पाए जाते हैं? पार्कलैंड ये आप पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? तो यहाँ पर हम देखें तो अगर हम एक छोटा सा मैप बना लें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है कहाँ पर है? ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, यहाँ मिलेगी। और यहाँ पर आपको हम देखते हैं यहाँ मिलता ही हमें ग्रेट बियर रीफ। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है कॉस यूस्को जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे सर्वोच्च बिंदु है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। ठीक है, चलिए, एटलस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो एटलस पर्वत का जो सबसे सर्वोच्च बिंदु है वो है टॉबकल, माउंट टॉबकल। दक्षिण कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर हम एटलस पर्वत को देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम एटलस पर्वत को, तो माउंट टॉबकल है। चलिए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? लाल सागर को। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, स्वेज नहर। निम्नलिखित में कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? देखिए, जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? सीन है, वोल्गा, डेन्यूब या फिर टेम्स। सीन तो पेरिस फ्रांस की नदी है। ठीक है, पेरिस या फ्रांस की नदी है। और जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में देखिए दो नदी, एक नदी आपकी डेन्यूब है और एक नदी आपकी मिलेगी राइन। ठीक है, राइन जो है ये भी किसकी है? जर्मनी की नदी है, जर्मनी में बहती है ये भी। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये किया था सूरत में। ठीक है, कहाँ पर किया था? सूरत में इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री को लगाया था। चलिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको जाता है? फ्रांसीसी को जाता है, डचों को जाता है, पुर्तगाल या फिर अंग्रेज़ों को? तो ये जाता है पुर्तगाली को। ठीक है, पुर्तगालियों को। एक पुर्तगाली यात्री था और जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये एक पुर्तगाली यात्री था और इसने 1498 में, ठीक है, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी और आकर के उतरा था ये कालीकट। और कालीकट में ही एक राजा था जिसका नाम है जमोरिन, और जमोरिन ने ही इसका स्वागत किया था। ठीक है, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। चलिए, निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम रखिए। अमृतसर की संधि दी गई है, बेसिन की संधि है, शालबाई की और श्रीरंगपट्टनम की संधि को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनकी लिख लेते हैं, इनका संधि का ईयर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें
तो देखिए बेसिन की संधि या बसीन की संधि एक ही बात है, और ये हुई थी 1802 में। ठीक है, 1802 में। और इसके बाद में हम देखें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि ये टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। और उस समय पर जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और 1790 से 92 तक ये चला था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, तीसरा तो 1790 92 के दौरान हुई थी। ठीक है, और एक आपकी है सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की जो संधि थी वो 1892 में हुई थी। ठीक है, कब? 1892 में। और उसके बाद में अगर इसका क्रम देखें हम, 92, 1802 और 1790 92, तो सबसे पहले और यहाँ पर जो अमृतसर की संधि है ये 1848 और 49। ठीक है, 1848 49 के समय पर हुई थी। ठीक है, दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी सिख शासक थे, दिलीप सिंह। तो यहाँ पर ये देखना है कि काल क्रमानुसार देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ये आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आनी चाहिए इस पर ये आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो कुछ अलग हैं। तो अगर हम देखें तो इसे बढ़ते उसमें देखें तो सबसे पहले तो 1892 यानी कि सबसे पहले नंबर पर हम इसको दे सकते हैं। और 92 के बाद में फिर 92 के बाद में 1892 के बाद में तो ऑप्शंस यहाँ पर देखिए थोड़े गलत मिस टाइप हैं। तो सबसे पहले जो आएगी वो आएगी इसमें ग, और ग के बाद में हम देखेंगे ख, उसके बाद में क, और उसके बाद में घ। ठीक है, तो ये काल क्रम ये बैठेगा हमारा सही। ठीक है, सबसे पहले ये होती है। ठीक है, उसके बाद में हम हाँ, सबसे पहले 1792 एक गया होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेना आप। हाँ, 1767 और 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि से, मद्रास, मैसूर, या फिर एक्स ला सापेल की संधि से। ठीक है, 67 और 69 में ये जो होता है सबसे पहला पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, और ये हैदर अली और, ठीक है, अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ब्रिटिशों के बीच। और ब्रिटिशों के समय पर इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेरेल्स्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेलस्ट। ठीक है, लॉर्ड वेरेल्स्ट थे। और ये जो समाप्त हुआ था ये हुआ था मद्रास की संधि से। ठीक है, मद्रास की संधि हुई थी, और इसमें जो ब्रिटिश थे, ठीक है, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश इसमें हार गए थे, ब्रिटिशों की इसमें हार हुई थी। ठीक है, तो ये मद्रास की संधि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ठीक है, और ये एला सापेल की संधि है, एक्सला सापेल की संधि है, ये होती है 1746 और 48 में होता है। कौन सा युद्ध होता है? फर्स्ट कर्नाटक वॉर युद्ध है। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध होता है, उसके समय पर हुई थी, और ये संधि हुई थी 1748 में। ठीक है, और पांडिचेरी की संधि जो है ये भी किससे संबंधित है? ये भी कर्नाटक युद्ध से है, और कर्नाटक युद्ध हुआ था ये सेकंड कर्नाटक युद्ध से हुई थी, सेकंड कर्नाटक वॉर हुआ था। और ये भी
1755 में हुई थी, 1755 में। ठीक, चलिए, तो ये सब आपको याद रखना है। थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन अगर क्योंकि थोड़ी की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा पेन से भी लिख सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये कर्नाटक युद्ध। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो परमानेंट जो सेटलमेंट था वो आया था 1793 में, और किसके समय पर आया था? कॉर्नवालिस के समय पर। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? ठीक है, बात है 1911 में किसकी घोषणा होती है, लेकिन 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया था, और उस समय पर जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो बनाने का जो निर्णय लिया था ये लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। B.R. अम्बेडकर ने भारत संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? हृदय और आत्मा जो कहा है, ये कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये संबंधित है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 को ही कहा है। अगर हमारे किसी भी तरह के अधिकार जो हैं उनका हनन हो रहा तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों को। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक जो होती है ये 9 दिसंबर 1946 को होती है, और यहाँ पर जो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद। लेकिन उसके बाद में एक 11 दिसंबर 1946 को फिर सेकंड मीटिंग होती है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये यहाँ पर अस्थाई बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अस्थाई बनते हैं, और लेकिन ये जो बनते हैं यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ये स्थाई बनते हैं। ठीक है, ये स्थाई सदस्य बनते हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में जो बताया गया वो भाग 9 है। ठीक है, भाग 9A। भाग 9 में नगर ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर जो शब्द है इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान है, संसद है, संसद और राज्य विधानसभाएं हैं, या फिर हम लोग यानी कि जनता है? तो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो है हम लोग हैं, क्योंकि हमारे देश की, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोगों से होती है। ठीक है, अगर हम भारत के लोग ही नहीं होंगे तो राजनीति कैसे चलेगी, है ना? तो इसी तरीके से तो जो राजनीतिक शक्ति है का जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो जनता है, यहाँ की पब्लिक है। चलिए, भारत के संविधान क्षेत्र पर किस प्रकार की भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है भारत में ये पाई जाती है एल्यूवियल मिट्टी यानी कि सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु एवं उच्चावच की विविधता है, या फिर जलवायु संरचना की विविधता है, संरचना या उच्चावच की विविधता है, या फिर जलवायु संरचना उच्चावच की विविधता है? ठीक है, तो हर तरह की जो मिट्टी पाई जाती है अलग अलग तरीके की, तो इसका जो मुख्य कारण है वो यहाँ की जलवायु संरचना और उच्चावच की विविधता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है तो ये है आपकी गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए, निम्न में से किस मिट्टी को रैंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रैंगुर मिट्टी के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो रैंगुर मिट्टी को जाना जाता है, हम काली मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है।
47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? यानी कि बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो वो कौन सा अधिनियम था यहाँ पर? तो ये अधिनियम जो था ये था भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, 1892 का जो अधिनियम आया था और इसी के दौरान ही बजट पर बहस की, ठीक है सॉरी, बजट पर बहस की अनुमति मिली थी, बजट पर बहस का अधिकार मिला था कि बजट पर भी बहस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा कहा जाता है? ठीक है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो कौन सी नदी है ये? तो बूढ़ी गंगा जो कहा जाता है ये कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर जो बी है, डी सॉरी, ये यहाँ सही आंसर होगा। निम्न पर विचार करें। यहाँ पर सन यानी कि फ्लैक्स है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है या और रेशम है। और क्या कह रहा है कि कौन सा कृत्रिम रेशे का उदाहरण है? कृत्रिम, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है कृत्रिम यानी कि हाइब्रिड जिनको बनाया गया है। तो देखिए सन यानी कि फ्लैक्स जो एक जूट की तरह है, तो ये तो एक प्राकृतिक है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर नहीं होगा, तो एक को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करें तो यहाँ से ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बात करें पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर एक नेचुरल फाइबर है और नायलॉन, नायलॉन भी एक कृत्रिम, नेचुरल नहीं सॉरी, ये कृत्रिम है। और नायलॉन है ये भी कृत्रिम है। ठीक है, और एक्रिलिक है ये कृत्रिम है। और जो रेशम है ये भी क्या है? ये भी एक प्राकृतिक है। तो चार भी नहीं होगा, चार सॉरी पाँच भी नहीं होगा। तो पाँच तो ऑप्शंस में ही नहीं है कहीं पर भी, है ना। तो पाँच भी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर हम देंगे बी को देंगे, 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है 2, 3, 4 के पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक ये तीनों क्या हैं? ये कृत्रिम रेशे हैं। ठीक, चलिए अब इस सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 50 नंबर। और 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है ये देखें। निम्न में से कौन सा या से कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों में से नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? एमिनो अम्ल, स्टार्च और सुक्रोज दिए गए हैं। तो क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्च और सुक्रोज हैं ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। ठीक है, स्टार्च और सुक्रोज जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शंस में सही होना चाहिए। अमीनो एसिड जो है ये नहीं है। ठीक है, ये स्टार्च ये कम उसमें नहीं है। ठीक है, तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। 2 और 3 स्टार्च और सुक्रोज। ठीक, तो ये लास्ट हमारी इस सीरीज़ का 50 नंबर क्वेश्चन है। और आगे देखें तो आगे तो आपको बोल दिया है थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। शेयर ज़रूर करें सभी ग्रुप में, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आपके लिए एक नई नई वीडियो इस तरह से लेकर के आते रहें। तो आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।